जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका 13 जून को एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आज की क्लास आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 100% 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा और सारी व्याख्या को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे सवाल। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 123 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 60, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि प्रेसिडेंट की शपथ। प्रेसिडेंट की शपथ, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 60 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61, इसमें महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 61 है। और दोस्तों, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का क्षमादान, इसका दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 72। इसमें राष्ट्रपति का क्षमादान है और राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये दो फर्क आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, ऑप्शन में 213 देकर रखा है, तो आपको यह भी याद रखना है इसमें राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213 है और राष्ट्रपति 123 है। उम्मीद करता हूं पूरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों, एक होता है नवरोज, एक होता है नवरेह। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नवरेह उत्सव, इसका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको याद रखना है नवरोज। कौन सा दोस्तों? नवरोज उत्सव, इसका संबंध कहाँ से है? दोस्तों, आपको याद होगा ये पारसी धर्म का त्यौहार है। किसका? ये दोस्तों पारसी धर्म का त्यौहार है। इसको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और सिक्किम, इससे आपसे दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। नंबर 1, सिक्किम में दोस्तों कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला। अगर आपसे पूछ लिया है सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा दर्रा है? तो आपको याद होगा जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला। ये दोनों सवाल परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनको आप याद कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि शिपकिला दर्रा, कौन सा? शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का, 21 भाषाओं का, 22 भाषाओं का कि 24 भाषाओं का? दोस्तों, आपको याद होगी अनुसूचियां मैंने कई बार नोट कराई हैं। पूरी 10 अनुसूचियां आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यानपूर्वक इसको नोट कीजिएगा। एक ना एक सवाल 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। आइए दोस्तों, आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां मैं आपको नोट कराता हूं। अनुसूची नंबर 1, इसमें किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्य का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2, इसमें किसका उल्लेख है? वेतन, भत्ते तथा पेंशन। यह अनुसूची नंबर 2 में है। अनुसूची नंबर 3 में दोस्तों किसका उल्लेख है? इसमें दोस्तों शपथ का उल्लेख है। और अनुसूची नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें किसका उल्लेख है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसको आप लिख लें। और अनुसूची नंबर 5, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? ये शेड्यूल एरिया से संबंधित होती है। और अनुसूची नंबर 6,
इस सवाल को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखें। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि 4 राज्य। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन चारों राज्यों का उल्लेख कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 6। और अनुसूची नंबर 7 में क्या है तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, इन सब की अवधारणा कहाँ पर है? अनुसूची नंबर 7 में। और अनुसूची नंबर 8 में मैंने अभी आपको बता दिया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अनुसूची नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, पहला संविधान संशोधन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और अनुसूची नंबर 10, इसमें किसका उल्लेख है? 52वां संविधान संशोधन 1985। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये 10 अनुसूचियां थी जो मैंने आपको नोट करा दी। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्लोस अलकराज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। दोस्तों मैंने आपको बताया था राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अलकराज, इन चारों नामों को आप पकड़ कर रखिएगा। 100% एक सवाल फिक्स है आपकी परीक्षा में। दोस्तों कार्लोस अलकराज, इनका संबंध किस खेल से है? तो आप सबको पता है ये सबके सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं। सबसे पहले आप इन चारों नामों को नोट करें, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर और कार्लोस अलकराज। अब दोस्तों आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको जवाब देना है राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाल ही में अभी किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो आपको ध्यान में रखना है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर, इसको आप लिख लें। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। इन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2022 में यूएस ओपन, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 में यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कार्लोस अलकराज ने 2022 का यूएस ओपन का खिताब जीता था। और महिला कौन थी? ईगा स्विएटेक, यानी कि फीमेल में किसने जीता था? ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक, इस नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 2023 में ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हो चुका है, उसका खिताब किसने जीता है पुरुष में? जल्दी से कमेंट कर कर उसका नाम आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार मैं आपको नोट करा चुका हूं। अब आपको कमेंट कर कर यह भी बताना है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता है। नोवाक जोकोविक ने दोस्तों ये खिताब जीता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और महिला में किसने जीता है? आर्या सबलेंका। आपको कमेंट करके बताना है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% इस स्लाइड से सवाल पूछा जाएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे आप दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस किसी का भी एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो आपको मैंने कई बार बताया है, ये 10 डिग्री अक्षांश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 डिग्री अक्षांश अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 8 डिग्री अक्षांश, ये दोस्तों किसको अलग करता है? तो आपको लिख लेना है मालदीव को मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव को मिनिकॉय से दोस्तों कौन अलग करता है? 8 डिग्री अक्षांश। और दोस्तों 9 डिग्री अक्षांश दोस्तों किसको अलग करता है? तो आपको ध्यान में रखना है मिनिकॉय से कवरत्ती। मिनिकॉय से कवरत्ती, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है 9 डिग्री अक्षांश। और दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश, तो आपको याद होगा यूएसए और कनाडा, इनको आपस में अलग कौन करता है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है 49 डिग्री। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे सवालों को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक है, सितार वादक है, संतूर वादक है कि सरोद वादक हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इनका संबंध किससे है? सरोद वादक हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। पंडित रविशंकर,
इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों सितार वादक हैं। इसको आप लिख लें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी, भजन सोपारी। और पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? संतूर वादक हैं। तबला वादक कौन है? तो आपको पता होगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। और इनको दोस्तों इनको 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। आपको याद होगा कितने लोगों को मिला है? कुल 6 लोगों को मिला है, इनका नाम उसमें शामिल है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सवाल कोई सा भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और हेनरी फाउंडेन, तो हेनरी प्लाउंडेन और दोस्तों लॉर्ड लिटन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपको याद में रखना है हेनरी प्लाउंडेन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन। स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। अगर आपसे पूछ लिया है जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैज्ञानिक आधार पर जनगणना दोस्तों किसके समय हुई थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन। किसके दोस्तों? लॉर्ड रिपन। इनके समय में वैज्ञानिक आधार पर जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद, इसका संबंध किससे? इसका संबंध भी लॉर्ड रिपन से है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में लॉर्ड लिटन देके रखा है, तो इसको भी आप थोड़ा लिख लें। ये दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय का? लॉर्ड लिटन। कब का है? 1878 ईस्वी का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग, खादी ग्राम उद्योग आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यह सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया है। मैंने दोस्तों इसको फिर से यहाँ पर ले लिया है। तो दोस्तों ये सवाल दोबारा से रिपीट हो सकता है आपकी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में। दोस्तों याद रखिएगा भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? नीति आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और दोस्तों इसके सीईओ यानी कि दोस्तों कार्यकारी अधिकारी कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। इसको आप लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। 100% आज की क्लास से आपको 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे अलग अलग शिफ्टों के अंदर। बात करते हैं अगले सवाल को लेकर। क्वाड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। आपसे दोस्तों सवाल पूछा गया था कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल है? कमेंट करके बताएं दोस्तों I2U2 संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपसे क्वाड संगठन पूछ सकते हैं, इसको आप नोट करके रखें क्योंकि इसकी अभी हाल ही में बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? टोक्यो जापान में आयोजित हुई है। इसलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वाड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको याद होगा क्वाड संगठन में भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है और अमेरिका शामिल है। यानी कि ये 4 देश शामिल हैं क्वाड संगठन में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ये शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इनका एक संयुक्त अभ्यास होता है मालाबार।
अगर आपसे पूछ ले मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से भाग लेता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों लोग भाग लेते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, चाइना को काउंटर करना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या गोवा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इन सब सवालों को मैं कई बार नोट करा चुका हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राउत नाचा कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सरहुल फेस्टिवल, और दोस्तों करगा, और दोस्तों कौन सा है, तो आपको याद होगा जट जाटिन, छऊ, पाइका, ये सब के सब कहाँ से संबंधित हैं, झारखंड से। कर्नाटक का दोस्तों कौन सा है, तो आपको याद होगा यक्षगान, उम्मट आर्ट, बोलक आर्ट, इन सब का संबंध कहाँ से, कर्नाटक। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो आपको याद रखना सिग्मो, कौन सा, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का। और दोस्तों फुगड़ी और देखनी लोक नृत्य, फुगड़ी और देखनी, ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं, गोवा के हैं। इसके अलावा सिग्मो फेस्टिवल साओ जोआओ, कौन सा, साओ जोआओ फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का है, ये भी गोवा का है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आप याद कीजिएगा 56वां संविधान संशोधन, कौन सा, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 का है। इसके द्वारा गोवा को हमने अलग से राज्य का दर्जा दिया था। किससे आज़ाद कराया था, पुर्तगाल से आज़ाद कराया था गोवा को। कब कराया था, 1961 में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गोवा किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया है। 1894, 1909, 1928, 1930। तो आपको ध्यान में रखना है बीसीसीआई, इसकी स्थापना कब हुई है, 1928 ईस्वी में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई है, 1909। इस सवाल को भी आपको याद करके रखना है। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा सकता है। बात करते हैं दोस्तों 1894, इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई, 1894 में हुई है। कब हुई है, 23 जून को हुई है। 23 जून, पूरी तारीख लिख लीजिएगा, 23 जून 1894। इसलिए 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का। और दोस्तों इसके हेड कौन है, थॉमस वॉक। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप सीरियसली नोट कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1828, 1839, 1875, 1867। ये चारों डेटें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1839 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। 1828 में किसकी स्थापना हुई थी, तो मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज की। किसकी, ब्रह्म समाज की। किसने की थी, तो आपको मैंने बताया था राजा राम मोहन राय। 1875, इसमें किसकी स्थापना हुई थी, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना। इसको आप लिख लें, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। इसमें दोस्तों ब्रह्म समाज की, किसकी, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। और 1867 में प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। और इसके अलावा एक दोस्तों 1815, इसमें दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1815 में। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप लिख लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया था। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों ऑप्शन में इंदौर आया है, तो आपको याद होगा 17वां भारतीय प्रवासी दिवस। दोस्तों ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इंदौर में। और दोस्तों अतिथि के रूप में कौन आए, गुयाना के दोस्तों राष्ट्रपति आए थे, आपको याद होगा। अब दोस्तों इंदौर की बात आई है, तो आपको याद रखना है 1 लाख से अधिक
अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 लाख से अधिक सबसे स्वच्छ शहर कौन, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 लाख से कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। ये तीनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करके रखेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ह्वेन सांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था, ये सवाल भी आपकी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। दोस्तों सवाल मैंने कुछ आपके एमटीएस में पूछे गए हैं, लेकिन दोस्तों उनकी व्याख्या कुछ नए तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ह्वेन सांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, कांचीपुरम। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शन में 2 चीजें दी रखी हूँ, वज्जी, ये किसकी राजधानी थी, वैशाली की, इसको आप लिख लें, वैशाली की राजधानी क्या थी, वज्जी। अब दोस्तों पाटलिपुत्र की बात आई है तो मैं आपको यहाँ पर बहुत संगतियाँ बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बहुत संगति, दूसरी और तीसरी और चौथी। पहली बहुत संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, कहाँ पर, राजगृह। और दोस्तों दूसरी वाली बहुत संगति कहाँ हुई थी, वैशाली, कहाँ हुई थी, दूसरी वाली वैशाली में हुई थी। इसके अलावा तीसरी वाली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथी बहुत संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। अब दोस्तों आपको यह भी याद रखना कि किसके समय हुई थी। पहली वाली बहुत संगति किसके समय हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। दूसरी वाली कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी वाली अशोक के समय हुई थी। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी। ये चारों नाम और किसके समय हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, फिजिक्स का एकदम लल्लन टॉप सवाल। ओम है, ज्योति तीव्रता है, हर्ट्ज है, एम्पियर है। तो दोस्तों आपको याद होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हर्ट्ज। ये दोस्तों आवृत्ति, आवृत्ति को किससे मापते हैं, हर्ट्ज से, इसको भी आप लिख लें। और दोस्तों एम्पियर ये विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कमेंट कर बताएं ज्योति तीव्रता इसका संबंध किससे है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था, ये ईसाई था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा पहले नंबर पे कौन आते थे, हिंदू, दूसरे मुस्लिम, तीसरे ईसाई, चौथे पे सिख, पांचवें पे जैन। यानी दोस्तों हिंदू तो अल्पसंख्यक रहे नहीं, तो दोस्तों मुस्लिम पहले पे काउंट करेंगे और ईसाई दूसरे पे काउंट करेंगे। यानी कि दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है, ईसाई, तीसरे पे दोस्तों कौन है, जैन। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी दोस्तों, दूसरे पे कौन है, मुस्लिम, तीसरे पे कौन है, ईसाई, चौथे पे कौन है, सिख, और पांचवें पे कौन है, जैन। इनको आप लिख लें, ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रानी की वाव का निर्माण किसने कराया था, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% सवाल छपेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, रानी उदयनमती, अकबर या औरंगजेब। तो आपको ध्यान रखना है रानी की वाव इसका निर्माण कराया था रानी उदयमती। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो आपको याद होना चाहिए आगरा का किला और बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा और आगरा का किला, इन दोनों का निर्माण अकबर ने कराया था। औरंगजेब ने दोस्तों किसका निर्माण कराया था, तो आपको याद होगा बीबी का मकबरा, इसी को कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल, बीबी का मकबरा, इसी को कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। और औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है, संभाजी नगर। अब आपको कमेंट करके बताना है एतमा अब्दुल्ला का मकबरा, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एतमा अब्दुल्ला का मकबरा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ये सवाल मैंने कई बार आपको बताया भी है। 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ये सवाल भी आपकी एमटीएस में पूछा गया है।
कुछ सवाल दोस्तों आपके रिपीट हुए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए 100% महत्वपूर्ण सवाल हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों भाषाओं की बात करें तो आपको याद होगा कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुल दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। भाषा कितनी है? 6 और नृत्य कितने हैं? 8। अब दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वैध शासन, कौन सा था? द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन तंत्र। द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुई थी। इस सवाल को भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत अच्छा है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। एक सवाल आपको और याद रखना है, सांप्रदायिक पंचांग किसने जारी किया था? दोस्तों ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सांप्रदायिक पंचांग किसके द्वारा जारी किया गया था? रामसे मैकडोनाल्ड। कौन थे दोस्तों? रामसे मैकडोनाल्ड। ये दोस्तों इन्होंने सांप्रदायिक पंचांग जारी किया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कब किया था? 1932 में किया था। ये भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल मैंने एसएससी में पूछे गए सवाल निकाले हैं, इनको आप सीरियसली नोट कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। आपसे एक सवाल पूछा गया था एमटीएस में कि गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपका आंसर था दोमट मिट्टी। लेकिन आपसे मैंने सवाल पूछा सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कपासी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपको ध्यान में रखना ये दोस्तों जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों ऑप्शन में दोमट मिट्टी देके रखी हुई है, तो आपको याद होगा गेहूं के उत्पादन में दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन है। काली मिट्टी या दोस्तों कपासी मृदा, ये एक ही बात है। इसमें दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अब आपको कमेंट करके बताना है कपास, सॉरी दोस्तों कॉफी उत्पादन भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। और दुग्ध उत्पादन में वर्तमान समय में भारत का पहला स्थान कौन सा राज्य का है? राजस्थान का है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है। ये सवाल आपको याद रखने हैं। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान समय में राजस्थान पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या गाल्जी काय। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक दोस्तों यहाँ पर केंद्र नहीं होगा, यहाँ पर केंद्रक लिख लीजिएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ पाया था? साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन। इसको भी आप लिख लें, अल्टमैन इन्होंने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है। इसको कोशिका का बिजली ग्रह भी कहते हैं। आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। बात करते हैं दोस्तों गोल्जी कॉय, इनकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ये दोस्तों गोल्जी काय की खोज इन्होंने की थी। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस रूप में संचित होती? एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों एक सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, जैव विविधता के कितने स्तर पाए जाते हैं? ये सवाल परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। एसएससी का सवाल मैं आपको नोट करा रहा हूँ। जैव विविधता के कितने स्तर पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है जैव विविधता के कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रजातियां, आनुवंशिक और पारिस्थितिकी। कौन से दोस्तों? प्रजातियां, आनुवंशिक और पारिस्थितिक। ये जैव विविधता के 3 स्तर पाए जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया। इसकी दोस्तों डेट आपको कमेंट करके बतानी है पूरी। आइए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज मैंने आपको नोट कराए हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।